हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर सर्किट को डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे सी सर्किट की। जब एक कैपेसिटर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो करंट का स्टेटस क्या रहता है और ईएमएफ और करंट के बीच का फेज रिलेशन क्या रहता है, उनके वेव डायग्राम्स क्या होंगे और उनके फेजर डायग्राम क्या होंगे, इन सब के बारे में अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अब हमारा सी सर्किट है। सी सर्किट में हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर होता है और उस कैपेसिटर के अक्रॉस हम एक इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अप्लाई कर देते हैं। दिस इज़ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अप्लाई कर देते हैं। यहाँ हमने इंस्टेंटेनियस ईएमएफ E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने अप्लाई कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर साइनोसाइडली पोलरिटी चेंज होती है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, Q इक्वल्स टू सी बी। यहाँ पर C कांस्टेंट होता है, B अप्लाइड पोटेंशियल होता है और Q चार्ज होता है। अगर हमने B पोटेंशियल अप्लाई किया तो कैपेसिटर के प्लेट में Q चार्ज स्टोर होता है। यहाँ पर B जो है वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, where B is replaced by E and it is instantaneous applied EMF. It is instantaneous applied EMF. So इसलिए Q भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। So Q is also instantaneous, right? तो हम इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू कितना, सी ई। अब E की वैल्यू कितनी है, वेयर E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। ये E की वैल्यू हो गई, दैट इज क्या मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू सी, और ये आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमें इंस्टेंटेनियस क्या मिल गया, चार्ज मिल गया। जब हम किसी कैपेसिटर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अप्लाई करते हैं, यानी कि पोटेंशियल वेरी करता है, तो चार्ज भी वेरी करता है। होता क्या एग्जैक्टली, अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और ये इंस्टेंटेनियस होता है तो पहले इसकी वैल्यू बढ़ती है फिर घटती है, तो चार्ज भी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। तो पोलरिटी भी चेंज होती रहती है, हर एक साइकिल में 2 बार पोलरिटी चेंज होती है कैपेसिटर की। तो चार्जिंग भी होती है और डिस्चार्जिंग भी होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जब हम किसी कैपेसिटर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो चार्ज भी इंस्टेंटेनियस होगा, चार्ज समय के साथ वेरी करेगा, राइट। तो हमें यहाँ चार्ज के लिए इक्वेशन मिला। अब हम इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हम इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी ओवर डी टी, और ये आ जाएगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सी और ई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, ये आ जाएगा डी ओवर डी टी और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, राइट। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट, डी क्यू ओवर डी टी, एज वी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, तो आई बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आई इक्वल्स टू, इसको सी ई नॉट ये रहा, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर हम एक बार फिर से इसको ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा आई इक्वल्स टू सी ई नॉट, और ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये हमारा कॉस ओमेगा टी है, और कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा, क्या, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा होता है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है, ये एक फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। तो 90 का मतलब π/2 हो गया। यहाँ पर हमको I = लिख सकते हैं I0 अपॉन XC, और ये आ जाएगा sin ωt प्लस π/2। XC क्या है? वेयर XC इज कॉल्ड, XC क्या कहलाता है? XC को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वेयर XC इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या काम होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस भी उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से किसी आर सर्किट में रेजिस्टेंस काम करता है। XC जो है एक कैपेसिटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो कि करंट को अपोज करता है। तो यहाँ पर XC की वैल्यू क्या होगी? इट इज गिवन बाय XC = 1/ωc। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नॉट इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नॉट इंडक्टिव, इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में इसका क्या फार्मूला होगा? XC = 1/ω की वैल्यू होती 2πf, और ये आ जाएगा C। दिस इज अ XC इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, राइट। अब यहां पर ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में है। तो अब हम बात कर लेते हैं फिर से करंट की। तो I = क्या मिला हमें? I = E0/XC, I0 बन जाएगा, और ये बनेगा sin ωt प्लस π/2, राइट। फिर से यहाँ पर अगर हम देखें तो I0 फिर से दोबारा, ये I0 के लिए, ये I के लिए फार्मूला हो गया, ये भी इंस्टेंटेनियस है। तो यहाँ पर ये I0 है, और जो हमने EMF अप्लाई किया उसकी वैल्यू E = E0 sin ωt है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में देखें तो फेज रिलेशन कितना आया? फेज रिलेशन आया phi = प्लस π/2। मतलब यहाँ क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो पोटेंशियल से, अप्लाइड EMF से π/2 लीड करेगी। देयरफॉर, ये बात याद रखेंगे, याद रखने वाली बात है। देयरफॉर I will lead π/2 with applied EMF, राइट। तो ये बात होगी किसकी? करंट और वोल्टेज की और उनके फेज रिलेशन की। अब हम आगे बात करेंगे उनका जो फेजर डायग्राम होगा एल सर्किट के लिए, वो क्या होगा। तो फेजर डायग्राम में हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि करंट और वोल्टेज के बीच में 5 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और करंट वोल्टेज से 5 डिग्री लीड कर रहा है। तो अब हम इस डायग्राम को बनाएंगे, फेजर डायग्राम को। फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें तो फेजर डायग्राम में हमें करंट और वोल्टेज को एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं, और ये रोटेटिंग वेक्टर होते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो ये बात हो गई किसकी? ये E की बात हो गई, E, और ये ωt एंगल हो गया, E = E0 sin ωt। ये इसके लिए हो जाएगा E = E0 sin ωt के लिए हो गया ये। अब करंट π/2 यहाँ लीड कर रही है, तो करंट का जो वेक्टर आएगा वो इसके साथ π/2 मतलब 90 डिग्री बनाता हुआ जाएगा, और ये वेक्टर इससे छोटा होगा। ये वाली जो वैल्यू होगी वो π/2 होगी,
और देखा जाए ये पूरा एंगल जो होगा वो कितना होगा, ओमेगा टी प्लस कितना होगा, π/2। तो ये आई के लिए हो गया। और आई के लिए क्या इक्वेशन बना है, आई के लिए इक्वेशन बना है I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ करंट लीड करेगी। अब इनका अगर हम वेव डायग्राम देखें तो वेव डायग्राम कैसा होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। वेव डायग्राम की बात करें तो वोल्टेज के लिए वही वेव डायग्राम बनेगा जो हम पहले बनाते चले आए हैं। ये किसके लिए वेव डायग्राम हो गया, तो ये हो गया E = E0 sin ओमेगा टी के लिए। अगर हम अब इसकी बात करें तो ये π/2 लीड कर रहा है। अब इसका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ये बात हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये T है और इधर E एंड I है, राइट। ये इसकी पीक वैल्यू हो गई किसकी, EMF की, इंस्टेंटेनियस EMF की। तो ये ऑब्वियसली करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू कम होगी। इतनी बात समझ लेते हैं। अब t = 0 टाइम पर EMF कितना था, 0 था, और t = 0 टाइम पर करंट कितना होगा, तो उसकी बात करेंगे। तो हम एट t = 0, तो फार्मूला होता है I = I0 साइन और ओमेगा t आ गया और t की वैल्यू 0 हो गई, इंटू 0 प्लस कितना π/2। तो ये 0 हो जाएगा। तो I = कितना आ जाएगा, I0 साइन कितना π/2, π/2 1 होता है। तो t = 0 पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि आपका जो ग्राफ होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। t = 0 पर I की वैल्यू मैक्सिमम, और इस तरीके से ये यहाँ नेगेटिव क्वाड्रेंट में हो गया। तो यहाँ अगर हम देखेंगे डायग्राम कैसा आएगा, तो इस तरीके का डायग्राम आएगा। ये कैसे आएगा, t = 0 पर मैक्सिमम, t = t/4 पर 0, फिर t = t/2 पर इधर फिर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इधर 0 हो जाएगा, इस तरीके से फिर इधर मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका जो डायग्राम मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, उसको देख लेते हैं। इसका जो डायग्राम हमें मिलेगा वो ऐसा करके मिलेगा, I का ये मिलेगा। तो ये वाला जो डायग्राम है वो I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है। आप चाहें तो t की अलग अलग वैल्यू रखकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। t = 0 रखा पहले, फिर t = t/4 रखा, फिर t = t/2 रखा, फिर t = 3t/4 रखा। ये सब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये सी सर्किट का करंट स्टेटस, वोल्टेज स्टेटस, फेज स्टेटस, फेजर डायग्राम स्टेटस एंड वेव स्टेटस आपने पढ़ा था। और एक सर्किट के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ये नहीं स्टडी करेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। अब नेक्स्ट सर्किट में हम कॉइल के अक्रॉस जब हम इंस्टेंटेनियस EMF अप्लाई करते हैं तो करंट का स्टेटस क्या होता है उसको स्टडी करेंगे, और इसे हम बोलते हैं एल सर्किट। थैंक यू सो मच।